हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2022 से रिलेटेड जो हमारा बी सेक्शन है उसके जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके जो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा, यानी कि जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। जो हमारा ईयर 2022 का डीबीटी बेट जेआरएफ का जो हमारा सेक्शन ए है उसको हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा ईयर 2023 का यानी कि लास्ट ईयर का जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का पेपर हुआ था, तो उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी हमें ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट को डिस्कस करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ईयर 2022 का जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ है उसका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक यानी कि 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करके चलते हैं। जिसका हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेरेटिवली द बेस्ट ई वैल्यू टू ए पेयर वाइज सीक्वेंस मैच। अब जो हमारा पेयर वाइज सीक्वेंस मैच होता है इसके अंदर जो हमारी बेस्ट ई वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारी लोवेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। जितनी कम हमारे यहाँ पे वैल्यू होगी उतना ही बेस्ट हमारे यहाँ पे रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसको हमें डायरेक्ट वैल्यूज के अंदर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1e-4 ई रेज टू पावर -4। तो ये ई है ना, ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 1 to 10 रेज टू पावर -4। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे यहाँ पे यूं का यूं रह गया, चलो ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इसको फर्दर आगे कोई ज्यादा हम सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए वैल्यू हो जाती है। सेकंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेकंड के अंदर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 10e-3। तो ये हमारा क्या हो गया 10 रेज टू पावर -3, और ये हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, थर्ड के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 100, ये हमारा यहाँ पे ई रेज टू पावर -2 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ये हमारा 100 को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 10 रेज टू पावर -2 है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, ए रेज टू पावर -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। 1000 को हम क्या कर सकते हैं 10 रेज टू पावर -3 कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 10 रेज टू पावर -1 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2। हमने क्या बताया था कि लोवेस्ट हमारी यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ ए ट्राइपेप्टाइड। यहाँ पे हमें एक ट्राइपेप्टाइड दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड क्या है ट्रिप्टोफैन, सेकंड हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन। मोलिकुलर वेट ऑफ ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन एंड हिस्टिडीन आर 204.2, 75.07 एंड 155.2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें एक ट्राइपेप्टाइड दिया हुआ है, एक हमारे यहाँ पे जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन हो गया, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन हो गया, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन हो गया, और इन तीनों के हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट भी हमें दिए है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट का हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 204.2। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे 75.07, और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 155.2। ठीक है, तो जो में ये ट्राइपेप्टाइड है ना, हमें इसका मोलिकुलर वेट बताना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। जब हमने इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया तो हमारा यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 434.2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे दो पेप्टाइड बॉन्ड की भी तो फॉर्मेशन हो रही है। एक यहाँ पे हमारा ये वाला फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, सेकंड हमारे यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होगा, एक हमारा वाटर मोलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दो पेप्टाइड हो गए तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी दो वाटर मोलिक्यूल हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। और जब ये वाटर मोलिक्यूल रिलीज होता है तो एक वाटर मोलिक्यूल का हमारा वेट कितना होता है 18, यानी कि दो का कितना हो गया टोटल 36 हो गया। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे तीनों अमीनो एसिड का जो टोटल नेट यहाँ पे वेट आ रहा है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा 36 को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 398.2। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मोस्ट लाइकली सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ एनएसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो हमारा एनएसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, ये हमारा यूज होता है किसी मोलिक्यूल को न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करवाने के लिए। ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होगा वहां पे।
ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एड्स इज कोज्ड बाय ए ह्यूमन रेट्रोवायरस दैट किल्स। जो एड्स यहाँ पे जो एड्स के लिए जो कोजिंग वायरस होगा वो हमारा किस पर्टिकुलर जो हमारे लिम्फोसाइट्स है या फिर हमारा कौन से सेल को वो पर्टिकुलरली किल करते हैं वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो जो एड्स यहाँ पे जो एड्स कोजिंग वायरस जो होगा वो हमारे किसको किल करता है, जो हमारे CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स होंगे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे ना आपको इसकी CD4 भी यहाँ पे याद में रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखोगे यहाँ पे CD8 दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस हमारे यहाँ पे सिर्फ यही है, पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे CD4 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा और आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में भी रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द टेक्निक यूज्ड इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विद ए डिजायर्ड जीनोटाइप। यहाँ पे हमें अलग अलग टेक्निक दी हुई है और हमें यहाँ पे उस टेक्निक को सिलेक्ट करना है जिसको हम एनिमल बायोटेक के अंदर यूज कर सकते हैं, किसके लिए, रैपिड मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विद अ डिजायर्ड जीनोटाइप। ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो बेस्ट टेक्निक यहाँ पे होती है वो हमारी होती है यहाँ पे इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लेटेंसी इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस। यहाँ पे हमें अलग अलग वायरस दी हुई है और उसमें से यहाँ पे हमें उस वायरस को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेटेंसी एक तरीके से हमारी कौन सी स्टेट होगी, ये हमारी होती है इनएक्टिव स्टेट। तो वो हमें किस वायरस के अंदर देखने को मिलती है, तो इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स बात करें इसकी, तो इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं एप्स्टीन बार वायरस, बार वायरस। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, सेकंड हमारे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होगा वेरिसेला जोस्टर वायरस, जोस्टर वायरस। ठीक है, थर्ड हमारे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल होता है HIV वायरस। ठीक है, फोर्थ हमारा यहाँ पे हो जाता है इसका हर्प्स वायरस, हर्प्स वायरस, और फिफ्थ इसका हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है साइटो मेगालो वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि हमारे लेटेंसी को यहाँ पे शो करेंगे, तो ये हमारे वायरस हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें हर्प्स वायरस दिया हुआ है जो कि हमारा लेटेंसी को यहाँ पे शो करेगा, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर डिटरमाइनिंग VM एंड KM of an enzyme catalyzed reaction we often use a double reciprocal plot of 1/V versus 1/S. This is not the best method because, अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि अगर हमें किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर अगर हमें VM और KM अगर हमें इनकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है, जो हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होगा, ठीक है, वो हमारा सबसे बेस्ट माना जाता है। बट उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम क्या होती है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे कि बताया गया है कि जो हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होगा इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1/V वर्सेज 1/S से यहाँ पे हम अलग अलग एक्सिस के ऊपर लेके चलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे प्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी प्लॉट की फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि अगर हमारी जो V की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, V और जो हमारा S है, अगर इनकी वैल्यू यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा स्मॉल होती जाएगी, जितनी भी ज्यादा ये स्मॉलर होती जाएगी उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे एरर रेट के हमारे जो चांसेस रहेंगे वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें देख सकते हैं ये हमारा 1/V हो गया, तो जितनी कम हमारी इसकी वैल्यू होती जाएगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे टोटल वैल्यू भी होती जाएगी, तो यहाँ पे जो एरर रेट है ना वो हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे ज्यादा सुटेबल नहीं मानते। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एरर इंक्रीज विद द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ V एंड S। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन obligate intracellular parasite and therefore can grow on bacteriological media। यहाँ पे हमें उसको सिलेक्ट करना है, उस ऑर्गेनिज्म को
जो कि हमारा एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ना हो, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। यहाँ पे हमें सिलेक्ट किसको करना था, उनको सिलेक्ट करना था जो कि हमारा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ना हो। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे, ये हमारा इंट्रासेलुलर है ही नहीं, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होता है। बाकी हमारे जो क्लेमाइडिया हो गया, रिक्टेशिया हो गया, एडेनोवायरस हो गया, ये सब हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, ये हमारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के अंदर आएगी। उसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम होता है ना, वो भी हमारा किस में आएगा, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट मे बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू नो दैट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी हुई है और हमें क्या बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर हमें यहाँ पे कंफर्म करना है कि हमारे प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो यहाँ पे हमें डिटेक्शन करनी है, फिर कंफर्मेशन जो करनी है, वो हमें सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इनएक्सपेंसिव पाथवे से हमें करनी है। जो हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट, जो हमारा इनएक्सपेंसिव या फिर सबसे चीपेस्ट जो हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा, उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है, उसको कंफर्म करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं, तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा थैलिन दिया हुआ है, और अगर हम इसको यहाँ पे फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, फिनोल्फथैलिन की। तो ये जो हमारे यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये हमारा किसका हो गया, फिनोल्फथैलिन का। अब जो ये फिनोल्फथैलिन होता है ना, जब ये हमारा यहाँ पे रिएक्ट करता है एल्कलाई के साथ, तो ये क्या करता है, पिंक कलर की फॉर्मेशन करेगा, पिंक कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस पिंक कलर की फॉर्मेशन से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे फिनोल्फथैलिन की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें से हमारा, इससे सिंपलेस्ट हमारा कोई मेथड यहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें, तो हमें क्या दिया हुआ है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये हमारा इजी हो सकता है, लेकिन ये हमारा एक्सपेंसिव जरूर है, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रिवर्स फेज HPLC, ये भी हमारा एक्सपेंसिव में आएगा। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी हमारा एक्सपेंसिव है। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है चेंज ऑफ कलर अपॉन एडिशन ऑफ एल्कलाई, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, तब पिंक कलर की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट और चीपेस्ट हमारे यहाँ पे मेथड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ईस्ट सेल आर इमोबिलाइज्ड इन ए कॉलम एंड ग्लूकोज इज फेड थ्रू द इनलेट at a concentration of 90 gram per liter. If all the glucose is consumed, and we can treat this as an anaerobic fermentation with the negligible cell growth, then the ethanol concentration at the outlet will be। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि कोई यीस्ट सेल है और उसको हमने क्या किया है, इमोबिलाइज किया है किसी कॉलम के अंदर, और उसको हमने क्या किया है, फेड किया है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज की जो इनलेट कंसेंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 90 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब फर्दर इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा सारा का सारा यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, और किस कंडीशन के अंदर, एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और उससे हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है। तो जो हमारे यहाँ पे इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है, उसको हमें यहाँ पे बताना है कि कितने हमारे यहाँ पे इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई होगी, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे एनारोबिक फर्मेंटेशन की बात करें, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होगा वो हमारा क्या करता है, इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा, और एक जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा क्या करता है, दो इथेनॉल की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। फर्दर उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज है यहाँ पे, अब ग्लूकोज का अगर हम यहाँ पे मोलिकुलर वेट देखते हैं, तो वो हमारा कितना होता है, 180 के आसपास, ठीक है। और जो हमारा इथेनॉल होता है, इसकी जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा वो हमारा कितना होता है, 46, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज अगर हमारे यहाँ पे 180 इसका मोलिकुलर वेट है, तो अगर हम 180 ग्राम पर लीटर के अंदर अगर हम यहाँ पे डिजोल्व करते हैं, तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। यानी कि 1 मोल हमारा कब होगा, जब हमारा 180 ग्राम ग्लूकोज हमारा पर लीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे कंसेंट्रेशन रखी होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम पर लीटर अगर हम यहाँ पे रखें, तो हमारे यहाँ पे कितने मोल की फॉर्मेशन होगी, 1/180 मोल। और यहाँ पे हमने कंसेंट्रेशन इनलेट में क्या ली हुई है, 90 ग्राम, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 टू 90, ये हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे हो गया 1/2 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कॉलम है उसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज है, उसकी जो एंट्री यहाँ पे हुई है वो कितनी हुई है, हाफ मोल की।
हमने क्या बताया कि जब हम 1 मोल ग्लूकोज का लेते हैं तो वो हमारा क्या करेगा, 2 मोल किसके बनाएगा, इथेनॉल के। तो अगर हम यहाँ पे हाफ मोल ही रख दे तो वो हमारा क्या करेगा, सिर्फ हमारे यहाँ पे 1 इथेनॉल की ही फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, और इसका मोलिकुलर वेट हमने कितना बताया, 46 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम 46, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना ग्लूकोज के लिए, तो सिमिलर अगर हम यहाँ पे इथेनॉल के लिए बात करें तो अगर हम यहाँ पे 46 ग्राम अगर हम यहाँ पे पर लीटर के अकॉर्डिंग ले तो ये हमारा क्या करेगा, 1 मोल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और हमने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ मोल ऑफ ग्लूकोज है तो इसीलिए ये क्या करेगा, एक गोल जो हमारा मोल था वो तो हमारे 2 की यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा था इथेनॉल की, तो हाफ हमारा क्या करेगा, 1 मोल की फॉर्मेशन। और 1 मोल हमारा यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या रही है, 46 ग्राम पर लीटर। यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द CONH मोइटी बिटवीन 2 C अल्फा एटम कॉन्स्टिट्यूट द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे मैं पेप्टाइड बॉन्ड के लिए बोला हुआ है कि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारी किसके थ्रू होती है, जो हमारा CONH की जो मोइटी रहेगी, ठीक है, बिटवीन 2 C अल्फा एटम। ठीक है, जो 2 C अल्फा हमारे एटम होंगे उनके बीच में जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे CO, ये हमारा C अल्फा, यहाँ पे हमारा R ग्रुप, यहाँ पे हमारा जो NH रहेगा अमोनियम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है ये NH, यहाँ पे हमारा कार्बन अल्फा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारा आ जाता है साइड चेन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करा है, जो हमारा ये वाला सी अल्फा हो गया और ये हमारा सी अल्फा हो गया, तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होता है, ठीक है, इनके बीच जो हमारे यहाँ पे CO और NH के बीच का जो हमारा बॉन्ड होता है, इसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, द मेजर्ड बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड लेंथ किसमें, आर्मस्ट्रांग के अंदर, आर C अल्फा एंड CO। जो हमारा C अल्फा और CO के बीच की जो हमारे यहाँ पे लेंथ दी हुई है, बॉन्ड लेंथ, वो हमें कितने दी हुई है, 1.51। ठीक है, CO के बीच के जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड की जो लेंथ दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, ये वाली जो हमें लेंथ दी है ये हमें 1.24। और जो हमारी C और N के बीच की, C और N के बीच की इनकी जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है, 1.33। ठीक है, और N और C अल्फा, जो हमारा N और C अल्फा है, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड है, इसकी हमें यहाँ पे लेंथ क्या दी हुई है, ये हमारे यहाँ पे 1.46। ये हमारी सारी वैल्यू आर्मस्ट्रांग के अंदर है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, in which of these case there is a decrease from expected bond length due to partial double bond character of the peptide bond। यहाँ पे मैं बोला हुआ है कि हमें उस बॉन्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके अंदर जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो हमारी एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ के कंपेयर में कम हो गई है। ठीक है, डिक्रीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ। तो जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये नॉर्मली तो किस फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, इनके बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये हमारा कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर का। और जिसकी वजह से नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, जो हमारी इनकी लेंथ थी वो हमारी होनी चाहिए थी 1.47 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इसका जो नेचर रहता है वो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड का होता है, जिसकी वजह से जो इसकी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी हो जाती है इससे डिक्रीज होके, क्योंकि ये तो हमारी सिंगल बॉन्ड की है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में तो ये लेंथ कम हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमें यहाँ पे दी भी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी डिक्रीज किसके अंदर हो रही है, जो हमारा C और N के बीच में जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होगा, यही तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। यहाँ पे हमें एक असर्शन दिया हुआ है ए और एक हमारे यहाँ पे रीजन दिया हुआ है आर। ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है, in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below। और हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमें यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग जो हमारे ऑप्शंस है उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपली ट्रू और फॉल्स वाला यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं असर्शन के लिए। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, द डॉट मैट्रिक्स मेथड ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट इज ए वेरी बेसिक मेथड दैट शुड बी यूज्ड फर्स्ट बिफोर अदर मोर कॉम्प्लेक्स मेथड। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होता है स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स होता है ना वो हमारा सीक्वेंस अलाइनमेंट के सबसे बेसिक यहाँ पे मेथड होता है। और जब हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसी बेसिक मेथड को यहाँ पे हमें परफॉर्म करना चाहिए, फर्दर में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रीजन के लिए बात करते हैं तो रीजन इसका क्या दिया हुआ है
द डायगोनल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले कैन readily reveal the presence of insertion, deletion, and direct and inverted repeats that are more difficult to find by the other more automated methods. तो ये हमारा रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इसके अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है इस बुक के लिए। तो इसमें इन्होंने जैसे कि यहाँ पे बताया है, द एडवांटेज ऑफ डॉट मैट्रिक्स मेथड इज दैट इट readily reveal the presence of insertion, deletion, and direct or indirect repeat that are more difficult to find by the other more automated method। बिल्कुल ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे इसका रीजन भी होता है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, जो हमारी रीजन है वो हमारा सेशन का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है। तो इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज द आर। फिर से हमारा वही यहाँ पे असर्शन रीजन का एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वही हमारा ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम असर्शन के लिए बात करते हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है, इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी लार्जर प्रोटीन इल्यूट अर्लियर एंड स्मॉलर प्रोटीन इल्यूट लेटर। बिल्कुल करेक्ट है। जब हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो कि हमारी सीरीज चली हुई है मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने इस जो क्रोमेटोग्राफी हमारी टेक्निक थी साइज एक्सक्लूजन, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक कॉलम हो जाता है, इसके अंदर हम यहाँ पे बीड्स को यूज करते हैं और ये बीड्स हमारे क्या होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होती है। और ये पोरस स्ट्रक्चर जो होगी इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा लार्जर साइज का जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे इल्यूट होता है, और जो हमारा स्मॉलेस्ट होता है वो हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे इल्यूट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि जो हमारा असर्शन है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, व्हेन द मैट्रिक्स लाइक सेफेडेक्स आर यूज्ड द पार्शनिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड फेज इज ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन साइज। बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड फेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे पार्शनिंग होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल की, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है प्रोटीन साइज के बेसिस पे। इसी वजह से जो लार्जर है वो हमारा सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, स्मॉलेस्ट हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यानी कि फिर से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द एनर्जी लैंडस्केप ऑफ एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है कि जो हमारा ए रिएक्टेंट है वो हमारा बी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, और उसके लिए यहाँ पे हमें ग्राफ फ्री एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है। अब इसके बेस पे हमें क्या बताना है, अलोंग इट्स रिएक्शन कोऑर्डिनेट फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। तो इसके बेस पे हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट के यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है, द रेट एट विच ए चेंजेस टू बी इज इनडिपेंडेंट ऑफ द इवन। जो हमारा ए यहाँ पे बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो हमारा इवन के इंडिपेंडेंट है। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कन्वर्जन होता है ना वो हमारा इवन पे भी डिपेंड करता है और E3 के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, द रेट एट विच बी कन्वर्ट्स टू ए इज डिटरमाइंड बाय द E3। जो हमारे यहाँ पे ए बी है, ठीक है, जो ये बी है ये हमारा जब कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर, ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, इज डिटरमाइंड बाय द E3। बिल्कुल करेक्ट है। देखो जब हमारा ए यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो वो हमारी यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, E1 के ऊपर। जब हमारा बी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर, तो वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, E3 के ऊपर। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला, रेट एट विच बी कन्वर्ट्स टू ए इज डिटरमाइंड बाय द E3। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें, द रेट एट विच ए कन्वर्ट्स टू बी इज डिटरमाइंड बाय द E2। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा ए है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, E2 के ऊपर। नहीं, E2 के ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, वो हमारा E1 के ऊपर डिपेंड होगा। द रेट एट विच बी कन्वर्ट्स टू ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द E3। इन्होंने क्या कह दिया कि जो हमारा बी है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर, तो वो हमारा E3 के इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारी सेकंड जो हमारा ऑप्शन था उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो इसीलिए ये दोनों ही हमारे यहाँ पे सी और जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है दोनों हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्राउंड शार्क कार्टिलेज ऑइंटमेंट इज पॉपुलर फॉर इट्स रोल इन फास्ट बाउंड रिकवरी। द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिएक्शन इज। ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो हमारा ग्राउंड शार्क कार्टिलेज ऑइंटमेंट होता है वो हमारा फास्ट बाउंड रिकवरी के अंदर हमारा यूज होता है। तो उसके अंदर जो हमारा
ये रिएक्शन करवाता है फास्ट बाउंड रिकवरी। उसके लिए जो हमारे यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा प्राइमरली कौन सा होता है यहाँ पे, जो हमारा एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी एम्ब्रियोनिक सेल टाइप आर नोन एज। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोनिक सेल हमें दिए हुए हैं और उसमें से यहाँ पे हमें उस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा डिफरेंशिएट हो सकता है किसी भी एम्ब्रियोनिक सेल टाइप के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे स्टेम सेल की जो पोटेंसी रहती है, अगर हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे होता है टोटी पोटेंसी, जो हमारा एम्ब्रियो सेल होगा। ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट हमारे यहाँ पे होता है टोटी पोटेंसी वाला। उसके बाद यहाँ पे हमारा आती है नेक्स्ट इसकी स्टेज प्लूरी पोटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होता है मल्टीपोटेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे होगा ओलाइगो पोटेंट, जिसको हम यहाँ पे डाइपोटेंट या फिर ट्राइपोटेंट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। और लास्ट हमारे यहाँ पे होता है यूनिपोटेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा प्लूरिपोटेंट है वही हमारे यहाँ पे, टोटीपोटेंट तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे प्लूरिपोटेंट होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट नॉन इंटरेक्शन ऑफ आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की यहाँ पे हमें इंटरेक्शन दी हुई है, स्यूडोनोट, किसिंग हेयर पिन, ब्लड कॉन्टेक्ट, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो इसमें से यहाँ पे हमें उस यहाँ पे इंटरेक्शन को हमें सिलेक्ट करना है जो कि हमें आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती, डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो हमारा स्यूडोनोट होता है, जो हमारी आरएनए के अंदर अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन होती है ना, वो हमने यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिखाई है, जैसे कि हेयर पिन लूप हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेयर पिन बल्ज कॉन्टेक्ट दिया है ना, तो ये हमारे यहाँ पे हेयर पिन लूप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बल्ज ग्रुप हो गया, इंटरनल लूप हो गया, मल्टी लूप हो गया, स्टैक हो गया, एच टाइप स्यूडोनोट हमने यहाँ पे दिखाया ना, ये तो ये भी हमारा प्रेजेंट है। हेयर पिन बल्ज कॉन्टेक्ट भी हो गया, किसिंग हेयर पिन लूप स्यूडोनोट हो गया हमारा ये किसिंग हेयर पिन। ठीक है, तो स्यूडोनोट है उसके हमारे दो टाइप है, यहाँ पे एच टाइप हो गया और एक हमारा किसिंग हेयर पिन हो गया। तो किसिंग हेयर पिन यहाँ पे हमें दिया तो ये भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है ये हमें मेजरली प्रोटीन्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, ना कि आरएनए के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमें आरएनए के लिए पूछा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा और उसी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए प्रोटीन विद 10 लाइसिन एंड 2 अर्जिनिन रेजिड्यू वाज डाइजेस्टेड विद ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइड मिक्सचर वाज रिजोल्व्ड ऑन ए एसटीएस पेज आफ्टर सिल्वर स्टेनिंग 10 बैंड्स वर डिटेक्टेड इंस्टेड ऑफ 13, सेलेक्ट द प्लॉजिबल रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई प्रोटीन था, जैसे कि ये प्रोटीन हो गया, इसके अंदर हमारे 10 यहाँ पे हमारे लाइसिन है और 2 हमारे यहाँ पे क्या हो गए, आर्जिनिन हो गए, और उसको हमने डाइजेस्ट कर दिया ट्रिप्सिन के साथ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रिप्सिन है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा लाइसिन जहाँ पे हमारा अमीनो एसिड होगा और जो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन होगा वहां पे हमारा क्या कर देगा, वहां पे हमारा कट इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब अगर ये हमारे यहाँ पे 12 अगर हमारे यहाँ पे टोटली हो जाते हैं, 10 लाइसिन के हो गए, तो हमारे यहाँ पे आर्जिनिन हो गए, तो अगर हमारा कोई लीनियर स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा तो उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा सिंपल एक ही हमारा अगर यहाँ पे लाइसिन या फिर आर्जिनिन होता तो वो हमारा एक कट से क्या हो जाता, दो हमारे यहाँ पे अलग अलग बैंड होते हैं, एक ये वाला हो जाता है, एक हमारा ये। अगर दो हमारे यहाँ पे इस तरीके की कट होते तो क्या हो जाता 1 2 3, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे मोलिक्यूल होंगे उससे +1 हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे बैंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने चाहिए। जैसे कि 3 अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे टोटल 12 हो गई है 10 लाइसिन और 2 अर्जिनिन की, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने बैंड हमें दिखने चाहिए थे 13, लेकिन यहाँ पे हमें दिख कितने रहे हैं, सिर्फ 10 बैंड्स। तो ये 10 बैंड से हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन हमें यहाँ पे बताना है, जो कि हमें अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू दिया भी हुआ है, और इन स्टेटमेंट को यूज करके यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस हमें देखने को मिला है कि हमें 13 की जगह सिर्फ 10 इवेंट्स देखने को मिले, तो उसके लिए कौन से हमारे यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारा क्या हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमारा जो यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है वो हमारा क्या करता है, जहाँ पे हमारा लाइसिन या फिर अर्जिनिन मिलेगा तो वहां पे वो कट कर इंट्रोड्यूस कर देता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा जो अर्जिनिन और लाइसिन अगर है और उसके जस्ट बाद हमारा यहाँ पे प्रोलिन है, तो वहां पे हमारा जो ट्रिप्सिन है वो हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये हो सकता है कि हमारा जहाँ पे ये हमें देखने को मिले हो, ठीक है, जहाँ पे हमारा आर्जिनिन और लाइसिन हो तो उसके जस्ट बाद हमारा क्या पता प्रोलिन हो,
तो उसकी वजह से यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और कट इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा जो एक फ्रैगमेंट है वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, एक बैंड का वहां पे लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा एक रीजन हो सकता है इसके लिए। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोलिन के लिए। सेकंड हमारा रीजन ये भी हो सकता है कि जो हमारा ये ट्रिप्सिन होता है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एंडोन्यूक्लियस होता है। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे आर्जिनिन और लाइसिन अगर हमारे बिल्कुल एंड के ऊपर है, टर्मिनल के ऊपर है, तो वहां पे ये हमारा कट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और थर्ड हमारा रीजन होता है कि अगर हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा एक यहाँ पे ग्लोबुलर फॉर्म में है, और जो हमारे यहाँ पे ट्रिप्सिन और आइसिन है अगर वो हमारे बिल्कुल कोर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हमारा ट्रिप्सिन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसके लिए रीजन हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, तो फर्स्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द आर्जिनिन एंड लाइसिन वर इनसाइड द प्रोटीन कोर। बिल्कुल करेक्ट है, अगर ये प्रोटीन कोर में होंगे तो वहां पे हमारा ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव होगा। सम ऑफ द arginine and lysine are followed by the proline residue। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है सम ऑफ द arginine and lysine were followed by the negatively charged residue। ये हमारे यहाँ पे कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अगर जस्ट बाद उसके हमारे यहाँ पे प्रोलिन होता तो हम यहाँ पे कह सकते थे, जैसे कि हमें यहाँ पे बी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा नेगेटिवली अगर चार्ज अमीनो एसिड है तो उसका हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है सम ऑफ द लाइसिन वर मॉडिफाइड एट द एप्लिसन नाइट्रोजन एटम। देखो अगर हमारा जो यहाँ पे लाइसिन है उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन है, अगर उसको हमने यहाँ पे उसका एप्सिलॉन नाइट्रोजन है अगर हम उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं तो वहां पे भी हमारा जो ट्रिप्सिन होगा वो हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और लास्ट हमारे यहाँ पे है वन ऑफ द लाइसिन और आर्जिनिन वाज एट द एक्सट्रीम सी टर्मिनस। बिल्कुल करेक्ट है, हमने बताया था कि अगर हमारा बिल्कुल टर्मिनस के ऊपर होगा तो वहां पे भी हमारा जो ट्रिप्सिन है वो हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए बी डी और ई ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा ए बी डी ई यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच कमांड इज टेबल टू लिस्ट आउट ऑल द डायरेक्टरीज इन द वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनेक्स यूएक्स इन्वायरमेंट। तो जो हमारे यहाँ पे कमांड जो रहती है हमारी, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें लिस्ट आउट करनी है सारी डायरेक्टरी इन द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो उसके लिए हमारी यहाँ पे जो कमांड होती है ना वो हमारी क्या रहेगी, 1s, ठीक है, -1 grep रेज टू पावर डी। तो डी की हमारी जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज होगी ना, डी से जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अलग से हमारी पॉइंट आउट हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कहा किस में दी हुई है, जो हमारे यहाँ पे थर्ड है। फर्स्ट के अंदर यहाँ पे हमें बिल्कुल इसके साथ ये मर्ज करके दिया हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि बाकी तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो ये हमारे मे भी इस वजह से हमारे यहाँ पे इसको हमने एक्सक्लूड किया है। ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की है तो उसी वजह से इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सिमिलर ही आ रहा है इसके, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा, अगर हमें इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना पड़े तो वो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प द डीएनए टू ओवरकम द टेंशन जनरेटेड बाय द अनवाइंडिंग ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो जो हमारी रेप्लिकेशन के टाइम पे अनवाइंडिंग की वजह से जो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा कौन सा एंजाइम यूज होता है, टोपो आइसोमेरेज। तो इसी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। जो हमारा हेलिकेज होता है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। निकेज जो होता है ये हमारा रिकम्बिनेशन के अंदर हेल्प करता है। जो हमारा डीएनए लाइगेज होगा ये क्या करेगा, ये हमारा अगर कहीं पे कट हो जाता है तो उसको यहाँ पे उस कट को यहाँ पे ज्वाइन करने के अंदर हमारी हेल्प करेगा। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन ए प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर द सेलेक्टेबल मार्कर जीन is ideally located next to the left border of the tDNA region because। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर होते हैं उसके अंदर जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे कंफर्म करेगा कि जो हमारा जीन है वो हमारा जिस होस्ट प्लांट के अंदर हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो हमारा वहां पे जा चुका है, उसको वहां पे कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हम यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर रहे हैं उसको जो आइडियल पोजीशन है उसकी, ठीक है, कि वो हमारा किस पोजीशन के ऊपर कहाँ पे हमें वो इंसर्ट करना चाहिए, उसकी जो आइडियल पोजीशन है वो हमारी क्या बताते हैं, लेफ्ट बॉर्डर के आसपास। जो हमारा टीडीएनए होता है ना उसके हमारे दो बॉर्डर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा टीडीएनए हो गया तो इसके हमारे दो बॉर्डर होंगे, एक हमारा राइट बॉर्डर, एक हमारा लेफ्ट बॉर्डर। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जीन है उसके जो यहाँ पे
हमारी जो सबसे बेस्ट या फिर जो हमारी आइडियल जो उसकी लोकेशन होती है वो हमारी कौन सी होती है, लेफ्ट बॉर्डर वाली होगी। अब वो क्यों होती है वो मैं यहाँ पे बताना है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा टीडीएनए का जो ट्रांसफर होता है ना वो हमारी कौन सी डायरेक्शन से होगा, वो हमारा होता है राइट बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे राइट बॉर्डर पास करेगा, लास्ट में हमारा यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर आएगा। अब क्योंकि हमने सिलेक्टेबल मार्कर को कहाँ पे रखा है, जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है उसके पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा लेफ्ट बॉर्डर यहाँ पे पास हो चुका है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो भी हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो इसीलिए हम इसको कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट बॉर्डर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो स्टेटमेंट दी हुई है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द टीडीएनए एंटर लास्ट इनटू द प्लांट सेल, बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्ट हमारा बाद में आएगा, पहले हमारे यहाँ पे राइट बॉर्डर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट बॉर्डर ऑफ द टीडीएनए एंटर लास्ट इनटू द प्लांट सेल, ये इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बी है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है इट इंश्योर द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ए और सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। हमें यहाँ पे बताना कौन सा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारा जो ए और सी होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन ममेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम आर प्रेफर्ड ओवर बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम प्राइमरली बिकॉज। जो हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है उसके लिए जो ममेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम होता है उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा ममेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा क्या मिलेगा, हमें वहां पे हमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमें वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें दिया हुआ है मेमेलियन सिस्टम प्रोवाइड नेसेसरी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, तो यही हमारे यहाँ पे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द मोलिकुलर प्रोसेस यूटिलाइज 2'3' डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारी कौन सी प्रोसेस के अंदर जो हमारा 2'3' डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज फॉस्फेट्स हमारे यूज होंगे, वो हमारे किसके अंदर होते हैं, जो हमारी डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। डीएनए सीक्वेंसिंग के हमारे जो दो टाइप होते हैं उसमें से हमारा एक होता है चेन टर्मिनेशन मेथड। तो जो चेन टर्मिनेशन मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक स्ट्रैंड हो गया और इसका हमें यहाँ पे सीक्वेंस का पता करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम डाइडिऑक्सी जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उनको हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जब यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ जैसे कि यहाँ पे हमारे बाइंड होंगे तो फर्दर हमारे यहाँ पे और कोई दूसरा हमारा यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड हमारे यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। और अगर ये यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे डाइडिऑक्सी एनटीपीज को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो एक तो हमारे होते हैं नॉर्मल डीएनटीपी, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें तो क्या होता था कि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमारा क्या करता था, वो हमारा जो 3' होता था उसके साथ हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता था। जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, तो इसका जो 3' यहाँ पे फ्री होता था उसके साथ हमारा जो 5' होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का वो हमारे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। बट अगर हम यहाँ पे 2' के साथ साथ अगर हम 3' को यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि 3' पे भी जो हमारा OH है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर दे, तो वो हमारा क्या हो जाता है 2' तो देखो पहले ही रिमूव कर रखा था तो इसीलिए उसको डीऑक्सी बोला था। अगर हम यहाँ पे 3' को भी रिमूव कर दे तो वो हमारा क्या हो गया, डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि DDNTP। और अगर हम DDNTP को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो वहां पे हमारा 3' भी नहीं बचेगा। अब ये किसके साथ यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी चेन टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक जो हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग का हमारा एक सेपरेट लेक्चर है उसके अंदर हमने इस पूरी प्रोसेस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर ज्यादा इसके लिए कंफ्यूजन हो तो आप वहां से उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो ये हमारा जो यहाँ पे 2'3' डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं यानी कि DDNTP होते हैं, वे हमारे कहाँ पे यूज होंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर, और वो भी किस प्रोसेस के अंदर, जो हमारे चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाएगा कि फर्दर हमारा यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड नहीं होगा और यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। बाद में हम फर्दर यहाँ पे इसके जो हमारे अलग अलग स्टेप्स रहते हैं उसके थ्रू यहाँ पे हम इस सीक्वेंसिंग की पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, जो हमारा 2'3' DDNTP होगा, ये हमारा यूज होता है डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 15 to 30% ऑफ कोलेजन रेजिड्यू आर 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन रेजिड्यू।
When the rats are fed with the 14 carbon labeled hydroxyproline, the collagen produced by them is not radioactive. But when they are fed with the 14 carbon labeled proline, the collagen produced is radioactive. What is the most plausible reason? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कोलेजन होते हैं, ठीक है, उसमें से 15 to 30% हमारा कोलेजन के अंदर हमारा क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन रेजिड्यू में देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा कोलेजन है, कोलेजन के अंदर हमारा 15 to 30% हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया कि हमने रेट को यहाँ पे जब उसको यहाँ पे हम भोजन दे रहे थे, उसका फूड दे रहे थे, तो हमने इसको किसके साथ फेड किया, जो हमारा रेडियो लेवल कार्बन है, जो हमारा रेडियो लेवल कार्बन है, किसके अंदर, जो हमारा हमने डायरेक्टली इसको क्या दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोलिन दिया। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेट है उसको हमने फेड किया किसके ऊपर, हाइड्रोक्सी प्रोलिन के ऊपर। और ये जो हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलिन है वो हमारा डायरेक्टली हमने यहाँ पे क्या किया है, रेडियो लेवल हमने किया हुआ है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे रेट को यहाँ पे हमने फेड किया किसके साथ, जो हमारा रेडियो एक्टिव कार्बन है। लेकिन ये जो हमारा रेडियो एक्टिव कार्बन अब की बार हमने दिया ना, ये हमने डायरेक्टली प्रोलिन के अंदर दिया। यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलिन के थ्रू दिया था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोलिन के थ्रू दिया। जब हमने हाइड्रोक्सी प्रोलिन के थ्रू दिया तो यहाँ पे तो हमारी कोई भी रेडियो एक्टिविटी में कोलेजन के अंदर नहीं देखने को मिली। ठीक है, जबकि जब हमने यहाँ पे प्रोलिन को दिया तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। तो इसके लिए हमारा क्या रीजन हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इससे हमारा ये तो कंफर्म हो जाता है कि अगर हम हाइड्रोक्सी प्रोलिन को दे रहे हैं तो उसका हमारा जो कोलेजन है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कोई इफेक्ट वहां पे नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलिन हमारा जो कोलेजन फॉर्मेशन होगी उसके अंदर हमारे डायरेक्टली तो यूज नहीं होगा। और जब हम यहाँ पे प्रोलिन को दे रहे हैं तो वहां पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सबसे पहले कोलेजन की जो फॉर्मेशन होगी वहां पे हमारा क्या यूज होगा, प्रोलिन ही हमारा यूज होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन अगर यूज होता तो वहां पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती, लेकिन वो नहीं मिली, तो इसीलिए हाइड्रोक्सीप्रोलिन तो हमारा यूज नहीं हो रहा और प्रोलिन हमारा यूज हो रहा है। तो मे भी क्या रीजन हो सकता है कि जो हमारा कोलेजन है उसके अंदर हमारा स्टार्टिंग में हमारा प्रोलिन यूज हुआ और बाद में इसकी क्या हो गई हो, हाइड्रोक्सिलेशन हो गई हो, जिससे कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सीप्रोलिन की फॉर्मेशन हो गई हो। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोक्सीप्रोलिन को देते हैं तो वो तो हमारा ऐड होगा ही नहीं, तो इसीलिए हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। जब हमने प्रोलिन को यहाँ पे रेडियो एक्टिवेट कर दिया तो ये हमारा हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो कि इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन से बन रहा है, तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली और हाइड्रोक्सीप्रोलिन में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या हो रहा होगा, प्रोलिन हमारा यहाँ पे यूज हुआ और वो हमारा फर्दर मॉडिफिकेशन से हाइड्रोक्सीप्रोलिन की फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड इन द रेट। ये एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल होता तो ये हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाता। हमारा एब्जॉर्ब क्या हो रहा है, प्रोलिन हो रहा है। फ्री हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज डीहाइड्रोक्सिलेटेड टू फॉर्म द प्रोलिन इन द रेट। नहीं, ये रिवर्स बोल रही है। पहले हमारा क्या होगा, प्रोलिन रेजिड्यू आर हाइड्रोक्सिलेटेड वंस दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कोलेजन इन द रेट्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्री रेडियो लेवल हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज डिग्रेडेड इन द रेट। ये ऐसा नहीं है, डिग्रेड वो हमारे नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि हमें यहाँ पे करेक्ट जो हमारे इंसर्ट हो सकते हैं यहाँ पे वो हमें सिलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे देखते हैं जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, न्यूरिश द होस्ट कोरल एज वेल एज हेल्प इट डिपोजिट्स इट्स स्केलेटन। तो जो हमारे होस्ट कोरल्स होते हैं उनकी हेल्प, उनके जो डिपोजिशन के अंदर स्केलेटन के अंदर हमारी जो हेल्प करेंगे वो हमारे कौन करते हैं, ज़ूएक्सिंथेली। ठीक है, जो हमारे हर्म टाइप के कोरल्स ये हमारे नहीं होंगे, यहाँ पे स्क्लेरोटिन ये भी नहीं होंगे और अहर्माटाइपिक ये भी हमारे नहीं होंगे। तो जो हमारे यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन होगा इससे हमारे यहाँ पे ये तो कंफर्म हो जाता है, यही हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होगा। फर्दर आगे क्या बोल रहा है, दे परफॉर्म, वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो हमारे परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को एंड पास ऑन सम ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दे मेक टू द कोरल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूकोडेंस। जो हमारे फ्यूकोडेंस होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है और करेक्ट यहाँ पे जो हमारे स्टेटमेंट है उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें क्या दिया हुआ है, फ्यूकोडेंस आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग में नहीं होते, वे हमारे होते हैं सल्फेट, यानी कि जैसे हमें यहाँ पे बताया हुआ ना, फ्यूकेंस आर फ्यूकोज रिच सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड मोस्टली फाउंड इन द ब्राउन सीवीड। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पे इन्होंने ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर बोला हुआ था, जबकि हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ब्राउन एलगी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूकोडेंट्स आर सल्फर कंटेनिंग।
ठीक है, सल्फेट कोई नहीं, आगे अब यहाँ पे दिया हुआ है अमीनो एसिड फाउंड इन द मेराइन ड्राइव्ड प्रोटीन्स, नहीं ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके मराइन में नहीं होंगे, हमारे ब्राउन वाले वाली में अंदर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे फ्यूगेडेंट्स आर आयरन कंटेनिंग, आयरन में फिर से दे दिया, आयरन में नहीं मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फ्यूगेडेंट्स आर सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द ब्राउन एल्गी दैट कंटेन एल फ्यूकोज अमंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेसिव ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट, यहाँ पे हमें अलग अलग टेक्निक दी हुई है, उसमें से यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सी हमारी प्रोग्रेसिव ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर यूज नहीं होगी। कैन नॉट यहाँ पे मैं दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोग्रेसिव ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट के लिए, तो उसमें हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, पाइलअप हो सकता है, क्लस्टल हो सकता है, मसल्स हो सकता है, टी कॉफी और प्रोब कौन से हो सकते हैं। तो क्लस्टल हो गया, पाइलअप हो गया, टी कॉफी हो गया, ले लाइन हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे कैन नॉट में आएगा, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, यहाँ पे हमें अलग अलग अमीनो एसिड दिए हुए हैं और उसमें से हमें उस अमीनो एसिड को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा क्या हो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो। तो जो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वे हमारे दो ही होंगे, एक हमारा होता है यहाँ पे मिथियोनिन, एक हमारा यहाँ पे होगा सिस्टीन। मिथियोनिन के अंदर हमारा इंटरनली होता है और जो हमारा सिस्टीन होगा उसके अंदर हमें आउटर साइड पे हमें यहाँ पे सल्फर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट मिथियोनिन हिस्टीडीन में नहीं होगा, ल्यूसिन में नहीं होगा, सिस्टीन के अंदर हमें मिलेगा फोर्थ के अंदर, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है द रेड कलर ऑफ बीट रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो हमारे बीट रूट होते हैं उसके अंदर जो रेड कलर होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, जो हमारे बेटालिन्स होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीएफपी एमिट ग्रीन लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा जीएफपी है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन वो हमारा ग्रीन लाइट को ही प्रोड्यूस करता है। क्यों करेगा, क्यों करता है वो ग्रीन लाइट को एमिट, तो उसके लिए हमारा रीजन होता है द एबिलिटी ऑफ फ्लोरोसेंट प्रोटीन टू एमिट विजिबल लाइट ड्राइव फ्रॉम द पोस्ट ट्रांसलेशन सेल्फ मॉडिफिकेशन ऑफ 3 अमीनो एसिड at the position 65 to 67 serine, tyrosine and glycine in A bacteria GFP and threonine, tyrosine, glycine in enhanced GFP which result in the chromophore formation। तो वो हमारा जो ये कलर यहाँ पे एमिट कर रहा है ग्रीन लाइट या फिर विजिबल लाइट, वो हमारा किसकी वजह से कर पाता है, जो हमारे यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन सेल्फ मॉडिफिकेशन होगी किसकी, अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रोस्थेटिक फ्लोरोसेंस दैट एमिट ग्रीन लाइट, नहीं प्रोस्थेटिक कुछ नहीं होगा। ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर नॉट फाउंड इन द अदर प्रोटीन, नहीं ऐसा भी नहीं है। मेटल कोफैक्टर ऐसा भी नहीं है, मेटल कोफैक्टर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। लास्ट हमारे यहाँ पे है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन दैट जनरेट ए यूनिक फ्लोरोफोर, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन प्लांट्स द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टिन जीन्स कन्फर रेजिस्टेंस टू, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर हमारे यहाँ पे लैक्टिन जीन की अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है तो उसकी वजह से वो किसके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, उनके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे जनरेट हो जाती है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है A conventional light microscope allow us to magnify cell up to 1000 times and to resolve details as small as, जो हमारे कन्वेंशनल लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे किसी सेल को 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करके हमें उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। और वो उनकी जो रिजोल्विंग पावर होती है, ठीक है, रिजोल्व डिटेल एट स्मॉल एज, वो हमारे किस लेवल तक वो कर सकते हैं, वो हमारे कर सकते हैं 200 नैनोमीटर तक। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए हमारी जो लेक्चर सीरीज है जो हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी की, तो उसके अंदर हमने जो हमारी माइक्रोस्कोपी है उसके जो हमारे अलग अलग टाइप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो हमने कंप्लीट डिटेल्स के अंदर विद पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर उसके रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसके कंपेयर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होंगे उनकी जो रिजोल्विंग पावर होती है वो हमारी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी रिजोल्विंग पावर कहाँ तक है, 200 नैनोमीटर तक है, उसके अंदर ये हमारी पावर 0.2 नैनोमीटर तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो हमारी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होंगे उनकी जो रिजोल्विंग पावर है वो हमारी क्या होती है, लाइट माइक्रोस्कोप में कंपेयर में ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा हमें लाइट माइक्रोस्कोप के लिए पूछा हुआ है, तो उसकी हमारी जो रिजोल्विंग पावर है वो हमारी कहाँ तक होती है, 200 नैनोमीटर तक। तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट
statement 1 and statement 2. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है और फिर से हमें यहाँ पे जो असर्शन रीजन वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता था, सिमिलर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट की लिए बात करते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एन अलाइनमेंट इज जनरेटेड बाय स्टार्टिंग at the end of the two sequence and attempting to match all possible pair of characters between the sequence and by following a scoring scheme for matches, mismatches and gaps। बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारी यहाँ पे अलाइनमेंट हम जो जनरेट करते हैं वो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बाय स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द टू सीक्वेंस, हमने यहाँ पे दो सीक्वेंस को उनके जो एंड पॉइंट है वहां से हमने इनको सिलेक्ट किया एंड अटेम्प्टिंग टू मैच ऑल द पॉसिबल पेयर, और उनके अंदर जो भी हमारे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, मैचेस के हो, मिस मैचेस की हो या फिर गैप्स की हो, जो भी हमारे यहाँ पे उनके अंदर जो हमें यहाँ पे सिमिलरिटी या फिर जो उनके यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के अंदर जो उनके अंदर हमें यहाँ पे जो भी चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है उन सभी को हम यहाँ पे काउंट करके चलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स सच एज डे ऑफ परसेंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स 250 पैम 250 और ब्लॉसम सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स 62 ब्लॉसम 62 इज यूज टू स्कोर मैचेस एंड मिस मैचेस। बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारे पैम 250 और जो हमारे यहाँ पे ब्लॉसम 62 होते हैं ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हम जो प्रोटीन्स है उनके अंदर मैचेस और मिस मैचेस को काउंट करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड हमारी दोनों करेक्ट है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द टर्म डिसबायोसिस इज एसोसिएटेड विद, जो डिसबायोसिस टर्म है वो हमारे किससे एसोसिएटेड होगी, डिसबायोसिस इज ऑफ्टन डिफाइंड एज एन इम्बैलेंस इन द गट माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये हमारे किसके लिए होगी, माइक्रोबियल कम्युनिटी इम्बैलेंस के लिए। ठीक है, that is associated with the disease. This imbalance could be due to the gain or loss of the community member or changes in the relative abundance of the micro। ये हमारे किससे रिलेटेड टर्म रहेगी, ये हमारी माइक्रो के लिए रहेगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, किनोम नहीं होगा, इम्यूनोम नहीं होगा, जीनोम भी नहीं होगा, माइक्रोबायोम होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैम फाइल्स ओवर द सैम फाइल। जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग डाटा होता है उसके अंदर जो हमारा बैम और सैम होता है, तो उसमें हमारा जो बैम होगा उसके हमारा ज्यादा एडवांटेज होता है किसके कंपेयर में, सैम फाइल्स के ऊपर। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बैम फाइल्स होती है वे हमारी स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू सैम फाइल। जो बैम फाइल्स है वे हमारी यहाँ पे स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू सैम फाइल। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे इजियर भी रहेगी ट्रांसफर के लिए, इजियर फॉर ट्रांसफर, क्योंकि ये स्मॉलर है ना तो इसीलिए इजियर भी रहेगी ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दिया, बैम फाइल आर ह्यूमन रीडेबल वाइल एसएम आर नॉट, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सैम होती है ना वो हमारी ह्यूमन रीडेबल होगी ना कि बैम, तो ये हमारे यहाँ पे इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे बैम फाइल्स आर लार्जर देन सैम फाइल, बैम फाइल हमारी स्मॉलर रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे बैम फाइल्स आर स्मॉलर देन द सैम फाइल, करेक्ट है, एंड हेंस इजियर टू ट्रांसफर, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। लास्ट हमारे यहाँ पे है बैम फाइल कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन द सैम फाइल, बैम फाइल हमारी स्मॉलर है, स्मॉलर रहने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये हमारी लेस डाटा या फिर लेस इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन द लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन द लिस्ट 2। यहाँ पे मैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट आइटम यहाँ पे है और उनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करना है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमारा कब होता है, जब हमारा जो 21st क्रोमोसोम है उसकी हमारे यहाँ पे हमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ है उसके अंदर यहाँ पे हमें 21 प्लस यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो ए है वो हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो जाएगा, फोर्थ के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम हमारा कब होता है, जब 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट है वो हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा, तो बी हमारे यहाँ पे फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हमारा कब होता है, जब हमारा कोई मेल हो और उसके अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा हमें एक्स क्रोमोसोम देखने को मिले, जैसे कि हमारा नॉर्मली क्या होता है, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, लेकिन अगर इसके साथ एक और एक्स हो जाए तो ये हमारा एक्स एक्स वाई कंडीशन जो होती है वो हमारी क्लाइन फिल्टर के अंदर होगी।
तो सी के साथ हमारा क्या होगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डी। डी हमारा यहाँ पे है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब एक नॉर्मल फीमेल डबल एक्स, इसमें से हमारा एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। तो यानी कि डी हमारा किसके साथ हो जाएगा? थर्ड के साथ। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे में A1 दिया हुआ है इनकरेक्ट, A4 ठीक है, बी के साथ ट्रू दिया हुआ है इनकरेक्ट, A4 B1 C2 एंड D3 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फोर्थ थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। A3 दिया हुआ है ये इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड टू कन्वर्ट द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द सेंट्रल मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोसेस दी हुई है उनमें से कौन सी प्रोसेस हमारी यूज नहीं होगी, किसके लिए? यूज टू कन्वर्ट द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर टू द सेंट्रल मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट। तो जो हाइड्रेशन है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसके लिए? टू कन्वर्ट द हाइड्रोकार्बन किसके अंदर? टू द सेंट्रल मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट। एक्सट्रैक्शन को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। एक्सट्रैक्शन हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि हमें अगर कोई प्लांट सैंपल दे दिया उसमें से अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंपाउंड को हमें सेपरेट करना हो तो वो प्रोसेस हमारी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन होगी। तो ये हमारी किसी हाइड्रोकार्बन को किसी सेंट्रल मेटाबोलाइक इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारा यूज नहीं होता। तो यही हमारे यहाँ पे मैं पूछा हुआ है नॉट यूज, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नाइट्रो रिडक्शन को हम यूज कर सकते हैं और रिडक्टिव डिहाइड्रोक्सिलेशन को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन ए न्यूरोनल culture experiment, the effect of a chemical under study was prevented by pre-treating the cells with a prazosin, an alpha-1 adrenoreceptor antagonist, but not by the propanol, a beta adrenoreceptor antagonist. The chemical under study is likely to be। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई एक कल्चर एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा कोई एक केमिकल है जिसका जो इफेक्ट है ना वो हमारा प्रिवेंट हो रहा है किसकी हेल्प से? जब हमने यहाँ पे प्राजोसिन को यहाँ पे हमने यूज किया। जो प्राजोसिन होता है वो हमारा क्या होता है? अल्फा-1 एंड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये यहाँ पे जो केमिकल है जो कि हमारा प्राजोसिन की वजह से इफेक्ट हो रहा है। देखो प्राजोसिन हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? प्राजोसिन हमारा यहाँ पे जो अल्फा-1 रिसेप्टर होंगे, ठीक है, एड्रेनो रिसेप्टर होंगे, उनके लिए एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तो अगर इसकी वजह से अगर कोई केमिकल यहाँ पे हमारा इनहिबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो हमारा जो अल्फा-1 एड्रेनल रिसेप्टर होंगे, ठीक है, उनके साथ जाके बाइंड कर रहा होगा। प्राजोसिन ने क्या किया? उसके एंटागोनिस्ट काम किया, उसको यहाँ पे बाउंड नहीं होने दिया। तो इसका जो हमारा इफेक्ट था एक्स, जो मैं यहाँ पे बताना है कि हमारा वो कौन सा ऐसा केमिकल है, तो वो हमारा एक्स क्या होगा? वो हमारा अल्फा-1 एड्रेनल रिसेप्टर के लिए क्या होगा? एक लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करना चाहिए। और वो हमारा कौन सा होता है यहाँ पे? नोर एड्रेनिल या फिर मेथोक्सिमाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्दर आगे इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो जो हमारा मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो टू ह्यूमन जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मोडिया ट्रांसमिट होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है? स्पोरोजाइट फॉर्म में। बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स पेरेंटल ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज। देखो यहाँ पे हमें अलग अलग टर्म दी हुई है और यहाँ पे हमें उस टर्म को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा किसको शो कर रही हो? डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसकी अलग अलग यहाँ पे जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन होती है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन इस पेरेंटेज ऑफ द इनहेरिटेंस। जो पेनेट्रेंस होता है ना, पेनेट्रेंस हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारी कोई पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के अंदर हमारा एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है और ये जीनोटाइप हमारी अलग अलग इंडिविजुअल के पास हो गया, जैसे कि इसके पास हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल के पास है। इनमें से कितने इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की वजह से, जैसे कि ये हमारा जीनोटाइप हो गया, तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे सिम्टम या फिर जो हमारा फिनोटाइप होना चाहिए उस फिनोटाइप को, देखो हमारे जैसे कि यहाँ पे 100 के पास ये वाला जीनोटाइप था लेकिन 100 में से सिर्फ हमारे 80 ही इस पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो कर रहे हैं। जीनोटाइप तो था लेकिन फिनोटाइप कुछ 80 वाले कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? पेनेट्रेंस होगा। एक्सप्रेसिविटी क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे जैसे कि पहले तो हम क्या कर रहे थे? एक पूरी पॉपुलेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक ग्रुप की यहाँ पे हम बात कर रहे थे। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेसिविटी होता है ना, ये हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर होगा। यानी कि एक इंडिविजुअल है, इसके पास हमारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर
फिनोटाइप के लिए हमारा यहाँ पे जीनोटाइप हो गया। लेकिन ये इसको कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पार्शली अगर ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है तो वो हमारा किस में आता है, एक्सप्रेसिविटी में। एपिस्टेसिस हमारा क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पे जीन हो गया, ए जीन है, एक हमारा बी जीन है। देखो नॉर्मल हमारा जो मेंडल लॉ थे, मेंडल लॉ में क्या बताते थे कि एक हमारा जीन है, इस एक जीन के अंदर हमारे दो अलील है, ये अलील डोमिनेंट अलील हमारा जो रिसेसिव अलील है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको इनिबिट कर देता है या फिर उसको उसके इफेक्ट को ओवरकम कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर अपना डोमिनेंस रखेगा। लेकिन जो यहाँ पे एपिस्टेसिस होता है ना, एपिस्टेसिस हमारे क्या बताता है कि जो हमारे यहाँ पे ये डोमिनेंस है वो हमारे इंटर जीन भी हो सकता है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ए जीन हो गया, वो हमारा बी जीन के ऊपर भी क्या कर रहा है, अपने डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एपिस्टेसिस के अंदर। लेकिन ये तो मैं यहाँ पे पूछा नहीं हुआ। तो जो ये मैं यहाँ पे पूछा गया है ना कि जो हमारी जेनेटिक मटेरियल की डिफरेंसेस एक्सप्रेशन हो रही है पेरेंटल इनहेरिटेंस के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्पेशलाइज हिस्टोन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के हमारे जो हिस्टोन्स होते हैं, नॉर्मली हमारे हिस्टोन कौन कौन से होते थे, H1, H2A, H2B, H3 और H4। लेकिन इनके हमारे यहाँ पे अलग अलग हमें वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें वही वेरिएंट्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा जो यहाँ पे हिस्टोन वेरिएंट है वो हमारा पर्टिकुलर हमें सेंट्रोमेरिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे होगा जो सेन एच थ्री होगा। सेन एच थ्री हमारा क्या होता है, सेन एच थ्री इज ए सेंट्रोमेरिक specific histone variant which replace the canonical H3 in the centromeric nucleosome. It is required for the kinetochore formation, mitotic progression, and chromosome segregation. SEN-H3 has an extended at one loop, and its N-terminal tail is very different from the other H3 variant. तो यहाँ पे हमारा जो H3 यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे हमें दिया हुआ है H2AZ। H2AZ के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे experimental study reveal that H2AZ can accumulate in the facultative heterochromatin region, ठीक है, या फिर साइलेंस रीजन के अंदर, साइलेंस जीन के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है H33। तो H3.3 जो होता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉन सेंट्रोमेरिक वेरिएंट, ठीक है। ये हमारा जो सेन H3 था, सेन यहाँ पे आप जो CN है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रोमीर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो हमारा H3.3 होता है ये हमारा क्या होगा, नॉन सेंट्रोमेरिक वेरिएंट होगा। H3 के दोनों वेरिएंट है, ये भी हमारा H3 का है, ये भी हमारा H3 का, ये हमारा सेंट्रोमेरिक होगा, ये हमारा नॉन सेंट्रोमेरिक होगा। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे H2AX, और H2AX में कहाँ पे देखने को मिलेगा, H2AX is a variant of H2A with that is widely distributed in the eukaryotic nucleosomes. When chromosomal DNA is broken, referred to as a double strand break, H2AX located adjacent to the break is phosphorylated. अगर हमारा कोई कहीं पे डबल ब्रेक हो जाए और उसके आसपास अगर हमारा वहाँ पे H2AX अगर हमारा प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इज फोस्फोराइलेटेड एट द सीरिन रेजिड्यू। इसका जो सीरिन रेजिड्यू होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोस्फोराइलेट हो जाएगा। दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द H2A, जो कि हमारा नॉर्मली जो H2A है उसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे H2A। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर सेलेक्ट करना था, तो ये हमारा जो CEN-H3 होगा ये हमारे यहाँ पे इसके लिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इज डन बाय द फर्मेंटेशन यूजिंग। जो हमारी सिट्रिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन होती है वो हमारे किसके हेल्प से होती है, एस्परगिलस नाइजर की हेल्प से, या फिर कैंडिडा भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एस्परगिलस नाइजर दिया हुआ है तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स इज द ऑस्ट्रिच एग बिगर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके अलग अलग यहाँ पे मैं साइजेस दिए हुए हैं। यहाँ पे इसी के कंपेयर में यहाँ पे मैं क्या बताना है कि जो ऑस्ट्रिच एग होगा इसकी यहाँ पे मैं साइज क्या दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे है 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना क्या है कि जो ऑस्ट्रिच एग है वो माइटोकॉन्ड्रिया से कितने टाइम, कितने मल्टीपल से यहाँ पे हमारा बिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोमोल। तो यहाँ पे मैं क्या बताना है कि जो हमारा यहाँ पे 100 मिलीमोलर है वो हमारा जो 1 माइक्रोमोलर माइटोकॉन्ड्रिया है उससे कितने टाइम्स हमारे यहाँ पे बिगर रहेगा, ठीक है। तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो गया 100 मिलीमीटर, ये हमारे यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम जो हमारी यूनिट है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या अगर हम दोनों को यहाँ पे मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 100 तो था ही, और
1 मीटर के अंदर हमारे कितने यहाँ पे मिलीमीटर होंगे, 10⁻³ ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 10⁻³ उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 1 और माइक्रोमोल, माइक्रोमीटर हमारा क्या होता है 10⁻6 माइक्रोमीटर हमारे क्या करेंगे 1 मीटर की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 10⁻6। अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे 100, यहाँ पे हमारा 10⁻3, ये हमारा 10⁻6। अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10⁻2, ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारी 10⁻3 बचेगा, तो ये हमारा हो गया 10⁻5। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम दैट डिपिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू द लाइट एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम में बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को अगर हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ साथ, ठीक है, वेवलेंथ रेंज के ऊपर, तो वो हमारे किस में कहता है, एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्स whose molar excitation coefficient is 1000 per molar per centimeter and path length of the cuvette used is 1 centimeter। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें एब्जॉर्बेंस बतानी है, और एब्जॉर्बेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन और जो हमारे यहाँ पे पाथ लेंथ है उनके हमारे यहाँ पे मल्टीपल्स। तो एब्जॉर्बेंस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000, ठीक है, मोलर पर सेंटीमीटर। जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे क्या दी हुई है 1 मिलीमोलर। जबकि जो हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है ये हमारा किस में है, मोलर के अंदर। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मोलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया 1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हमारा क्या हो गया 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मोलर। और जो हमारे यहाँ पे पाथ लेंथ है ये हमें यहाँ पे सेंटीमीटर है, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, और ये हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे 1 हो गया। तो ये हमारा 1000 क्या हो जाएगा 10⁻3, ये हमारे यहाँ पे 10⁻3, ये हमारा कैंसिल आउट, तो ये हमारा एब्जॉर्बेंस क्या बचा सिर्फ 1, यानी कि एब्जॉर्बेंस हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द PEM 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, किसके लिए, PEM 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स के लिए। तो जो हमारा PEM 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स है ये हमारा यूज होता है प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग के लिए, प्रोटीन डाटा अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, उनके मैचेस और मिस मैचेस को यहाँ पे चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया है, इट इज यूज फॉर द स्ट्रक्चरल डाटाबेस। स्ट्रक्चरल के लिए नहीं होता, ये हमारा सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट मेथड रहता है, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है, इट इज यूज्ड ऑन एन इवोल्यूशनरी मॉडल दैट प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा किसके लिए, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है, इट कैन बी यूज टू स्कोर अलाइनमेंट फॉर द न्यूक्लियोटाइड चेंजेस। न्यूक्लियोटाइड के नहीं होगा, ये हमारा अमीनो एसिड के लिए होगा। प्रोटीन्स के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, प्रोटीन किसके होंगे, अमीनो एसिड के बने होंगे, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। ये हमारा नॉन सिनोनिमस या फिर सिनोनिमस म्यूटेशन में हमारा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये हमारा इनकरेक्ट। जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ट्रीट क्रूड सीवेज एंड नाइट्रीफाई सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं, उसमें से यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारे यहाँ पे क्रूड सीवेज ट्रीटमेंट और नाइट्रीफाइंग सेकेंडरी इल्यूटेंट्स के लिए हमारे यहाँ पे यूज हो सकता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे होगा रीड बेड्स। रीड बेड क्या होता है, रीड बेड है पार्ट ऑफ स्किन फ्रॉम यंग रीड्स विच कॉलोनाइज ओपन वाटर एंड कैन बी यूज टू ट्रीट द लिक्विड इफ्लुएंट। ठीक है, यही मैं यहाँ पे पूछा हुआ था, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे में जो वाटर हाइसेंथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, water hyacinth pond is used to for the secondary and tertiary treatment. Algal fish ponds is used to increase the quality of the water. Duckweed pond convert organic pollutant in fish biomass। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा, रील बेड। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नोट जीन प्रोडक्ट। जो हमारे नोट जीन है, ठीक है, वे हमारे यहाँ पे क्या, जो उनके प्रोडक्ट होंगे वे हमारे किसके अंदर हेल्प करते हैं। जो हमारे नोट जीन होते हैं ना, ये हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, जो हमारी राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम जब लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जो राइजोबिया या फिर जो वहां पे कह सकते हैं हम जो न्यूड्यूल है,
नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएगा, फ्लेवोनोइड जो बनाएंगे, उनको रिसेप्टर की तरह ये काम करते हैं, जो हमारे नोड जीन होंगे। ठीक है, नोड जीन क्या करेंगे, एक रिसेप्टर के यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे इनको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर होंगे, नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसी के लिए पूछा हुआ है कि ये हमारे क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है फंक्शन एज द रिसेप्टर फॉर सर्टेन फ्लेवोनोइड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लेग्यूम यहाँ पे फ्लेवोनोइड को प्रोड्यूस करेंगे तो राइजोबियम जो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे ना, वो हमारे यहाँ पे कौन बनाएंगे, नोड जीन बनाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है लैक द एबिलिटी टू एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर नोड फैक्टर, ऐसा नहीं है, ये इनके पास एक्टिविटी होती है, ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो ये बाकियों को यहाँ पे एक्सप्रेस करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ द होम्योडेक्स जीन, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में थोड़ी ना होंगे, ये हमारे नोडुल फॉर्मेशन में यूज होंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर ग्लाइकोसाइलेटेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन द फाइनल स्ट्रक्चर द ग्लाइकन्स मोइटीज आर टिपिकली प्रेजेंट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। लेकिन फाइनल जो हमारी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जो हमारी टर्शरी क्वाटरनरी जो हमारी स्ट्रक्चर्स होंगी, उनके अंदर जो हमारी ये ग्लाइकोसाइलेटेड जो हमारी मोइटीज रहेंगी, ग्लाइकोसन जो हमारी मोइटीज रहेंगी, वो हमारी उस प्रोटीन के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है। तो वो जो हमारी ग्लाइकोसन्स जो हमारी मोइटीज रहती है, वो हमारा जो टर्शरी क्वाटरनरी जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसके सरफेस के ऊपर पर हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द सर्फेस ऑफ दिस प्रोटीन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसके लिए करेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अपना डिस्कशन रख सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी बेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस और सीएसआई नेट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।